गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 11th क्लास बही खाता की। जो स्टूडेंट नया सब्जेक्ट लेते हैं बही खाता, तो उन्हें पता नहीं रहता कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो उसकी आज हम बेसिक जानकारी देखेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले रहेगा बही खाते के बारे में जानना। ठीक है, तो कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें जानना इम्पोर्टेंट है, कौन सी ऐसी परिभाषाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको समझने के बिना हम फिर आगे अकाउंट नहीं बढ़ सकते। तो बही खाता में जब अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका जो बही खाते का मेन चैप्टर है, या हम कहें जो बही खाते का सार है, वो है जर्नल एंट्रियाँ। जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बही खाते में कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यापार, व्यापार क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे ये बिजनेस। तो जैसा कि हमें पता है बिजनेस क्या है, तो हम जानते हैं कि व्यापार व्यक्ति कब करता है। व्यापार करने का व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो व्यापारी क्या करता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य करता है, और ऐसा कार्य जो निरंतर चलता रहता है, वो व्यापार कहलाता है। मतलब व्यापार में एक गुण होना चाहिए कंटिन्यू। मतलब कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो और वो हम कंटिन्यू करें, तो वो कहलाएगा व्यापार। जैसे हम कहें कि आज हमने एक बुक सेल की, फिर 2 महीने तक हमने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद हमने एक बुक और सेल कर दी, फिर 1 साल तक कुछ नहीं किया, तो ये व्यापार नहीं कहलाएगा। व्यापार क्या कहलाएगा कि लाभ कमाने का उद्देश्य होगा और निरंतरता उसमें होनी चाहिए। मतलब कंटिन्यू वस्तु को हम खरीदें या बेचें, उसे हम कहते हैं बिजनेस। तो पहली परिभाषा क्या हो जाएगी कि व्यापार किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य और जिसमें निरंतरता होती है, उसे हम व्यापार कहते हैं। पहली परिभाषा शॉर्ट में अपन लोग देखेंगे। दूसरी रहेगी व्यापारी। दूसरी डेफिनेशन रहेगी व्यापारी, बिजनेसमैन। तो व्यापारी क्या है? व्यापारी जो व्यापार का संचालन करता है, जो व्यापार का संचालन करता है, जो व्यापार में पूंजी लगाता है और जोखिम और लाभ को सहन करता है, वहन करता है या सहन करता है, वो कहलाता है व्यापारी। तो दूसरी परिभाषा है व्यापारी। तो व्यापारी कौन होगा? व्यापारी वो व्यक्ति होगा जिसने अपनी पूंजी लगाकर बिजनेस को शुरुआत की है। फिर अब उस बिजनेस का उद्देश्य तो लाभ कमाना है। अब लाभ हो रहा तो भी उस व्यापारी को मिल रहा, और हानि हो रही तो भी वो जोखिम जो है वो भी वही सहेगा। तो दूसरी परिभाषा क्या रहेगी? व्यापारी तो ऐसा व्यक्ति जो व्यापार का संचालन करता है, व्यापार को चलाने के लिए पूंजी लगाता है और भविष्य में होने वाले जोखिम या हानि और लाभ को सहन करता है या अपने ऊपर वहन करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? व्यापारी। तो ऐसा व्यक्ति जो व्यापार का संचालन करता है, व्यापार के संचालन करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाता है और उस भविष्य में होने वाले लाभ और हानि को सहन करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? व्यापारी। तो अपन ने आज 2 परिभाषा अभी देख ली, एक व्यापार क्या है और व्यापारी क्या है। दूसरी हम देखेंगे, ये सब मोस्ट वर्ड हैं बही खाता की जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है क्रय। क्रय, तो क्रय को इंग्लिश में बोलेंगे परचेज। परचेज, परचेज। क्रय मतलब क्या होता है? क्रय मतलब होता है खरीदना। क्रय मतलब क्या होगा? खरीदना। तो क्या होगी कि बेचने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्या कहलाएगा? क्रय। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या हमने कोई अपनी एक दुकान खोली,
तो सबसे पहले क्या होगा, उस दुकान, जैसे हमने फर्नीचर की दुकान खोली तो हमें सबसे पहले कहीं से फर्नीचर मंगाना पड़ेगा। उस फर्नीचर को हम मंगाएंगे, अपनी दुकान में रखेंगे और फिर उसको बेचेंगे। तो क्या हो रहा कि हमें बेचने के उद्देश्य से हम कहीं से माल मंगाएंगे फिर उसको बेचेंगे। तो क्रय की परिभाषा क्या होगी कि बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा क्रय। इसकी इंग्लिश देखते जाएंगे, क्रय को बोलते हैं परचेज। तो बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्या कहलाएगा, क्रय। अब नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। नेक्स्ट है क्रय वापसी। क्रय वापसी इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। तो अभी हमने क्रय की परिभाषा क्या समझी कि हम बेचने के उद्देश्य से जो माल खरीदते हैं, क्रय मतलब खरीदना, बेचने के उद्देश्य से जो माल हम खरीदते हैं वो कहलाएगा क्रय। अब क्रय वापसी क्या है कि हमने जो माल क्रय किया है उसे हम वापस कर दें। समझिएगा कि इसमें की परिभाषा क्या होगी क्रय वापसी की, जो माल हमने बेचने के उद्देश्य से खरीदा और किसी कारण से उसमें कुछ डिफेक्ट है या वो टूटा फूटा है या जो हमने मंगाया था वो माल नहीं आया, तो उस कारण से हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। मतलब जो हमने परचेज किया पर किन्हीं कारणों से टूट फूट के कारण या माल जैसा हमने मंगाया वैसा नहीं आया, उसके कारण हम उसको वापस करेंगे, तो क्या कहलाएगा, क्रय वापसी या परचेज रिटर्न। नेक्स्ट देखेंगे, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट के जो कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में अभी अपन चर्चा कर रहे हैं जो हर जगह अपन को मिलेंगी। तो तीसरा है विक्रय, सेल्स। सेल्स क्या है, सेल्स है कि जो व्यापारी के द्वारा माल बेचा जाता है लाभ कमाने के लिए। जो ग्राहक को माल बेचा जाता है लाभ कमाने के लिए वो क्या कहलाएगा, सेल्स। सेल्स सिंपल सी बात है, जैसे अपनी कोई दुकान है उसमें जो माल है तो उसको हम क्या करें, ग्राहक को या कस्टमर को दें। विक्रय मतलब बेचना, तो उस माल को हम कस्टमर को देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स। लाभ कमाने के लिए जो हम उसको माल देंगे वो क्या कहलाएगा, सेल्स। अगली इसमें रहेगी विक्रय वापसी। विक्रय वापसी इसको कहेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होगी, जो माल हमने कस्टमर को बेचा, हमने सेल्स किया, अब उस माल में कुछ खराबी आ जाए, उसकी टूट फूट हो गई या उसमें कुछ कमी है, वो पीस डिफेक्टेड है, तो कस्टमर क्या करेगा कि वो माल वापस ले आएगा। तो जो माल हमने सेल किया है वो हमारे पास रिटर्न आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। जो माल हमने बेचा और कस्टमर के द्वारा वो डिफेक्ट होने के कारण वापस आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है माल। इनकी इंग्लिश देखते जाएंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी अकाउंट इंग्लिश में सवाल लगाने पड़ेंगे। तो माल को बोलते हैं गुड्स। माल को बोलते हैं गुड्स। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे हम माल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। जैसे अपन लोग करते हैं कि अपनी दुकान में या अपने बिजनेस में हम जिस चीज़ को भी बेचने के लिए रखेंगे वो सब क्या है, हमारे लिए गुड्स है, माल है। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो क्या कहलाएगा, गुड्स। नेक्स्ट है डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब होता है देनदार। डेप्टर्स मतलब होता है देनदार। देनदार कौन है, डेप्टर्स क्या है, तो देनदार होते हैं वो व्यक्ति, जब अपन बिजनेसमैन हैं, अपन ये मान के चलेंगे कि अपन लोग बिजनेसमैन हैं, अकाउंट में अपन को ये समझना है कि अपन बिजनेसमैन हैं। तो क्या होगा कि जब बिजनेसमैन के द्वारा किसी को उधार माल बेचा जाए, बिजनेसमैन क्या करेगा, जब किसी को उधार माल बेचेगा तो क्या होगा कि उसकी कुछ रकम तो उसको मिल गई और कुछ रकम क्या है वो व्यक्ति बाद में दे।
जैसे अपन ने किसी व्यक्ति को 10,000 का माल बेचा तो 5,000 तो उसने दे दिए, 5,000 उसने कहा कि हम 20 दिन बाद देंगे, तो जो 5,000 वो बाद में देगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो देनदार, मतलब वो पैसे देने, बाकी के पैसे देने आएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, देनदार। मतलब व्यापारी के द्वारा जब किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसमें से कुछ रकम उसे प्राप्त हो जाए, कुछ रकम आने वाले कुछ दिनों बाद प्राप्त होती है, तो वो व्यक्ति व्यापारी के लिए क्या कहलाएगा, देनदार, क्योंकि वो पैसा देने आएगा। तो जो पैसा देने आएगा वो क्या कहलाएगा, देनदार। तो देनदार की क्या होगी कि व्यापारी जब किसी व्यक्ति को उधार माल बेचता है, उधार माल बेचता है और उसकी संपूर्ण रकम प्राप्त नहीं होती है, जब वह व्यक्ति उसकी रकम देने के लिए व्यापारी के पास आता है तो वो व्यापारी का क्या कहलाता है, देनदार। ऐसा व्यक्ति जिससे पैसा मिलना है तो वो क्या कहलाएगा, देनदार। दूसरी देखेंगे, अगली है लेनदार, सब इम्पोर्टेंट है। लेनदार, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर, अब लेनदार क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, जब हम अपने बिजनेस ओपन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं से माल मंगाएंगे, तो जो हमने माल मंगाया तो उसमें तो कुछ तो हम नकद लेंगे, कुछ क्या करेंगे, उधार माल मंगाएंगे। सपोज दैट जैसे हमने अपनी एक दुकान खोली, अपनी दुकान में माल मंगाया हमने 20,000 का, उसमें से 15,000 तो हमने नकद पेमेंट कर दिया और 5,000 का माल हमने उससे क्या किया, उधार मंगाया। अब हमें क्या करना है, उसका 5,000 रुपये देना है और वो व्यक्ति क्या करेगा, लेने आएगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, व्यापारी से पैसा लेने आएगा और लेने आएगा, इसलिए वो क्या कहलाता है, लेनदार। तो परिभाषा क्या होगी कि जब व्यापारी अपने व्यापार के लिए उधार माल खरीदता है, उस उधार माल खरीदता है तो वो व्यक्ति उस व्यापारी से पैसा लेने के लिए आएगा या पैसा लेने के लिए आता है तो वो क्या कहलाता है, लेनदार। जब व्यापारी के द्वारा पूर्तिकर्ता से उधार माल खरीदा जाता है तो उस रकम की वसूली के लिए वो व्यक्ति उस व्यापारी का क्या होगा, लेनदार। मतलब वो पैसा लेने आएगा इसलिए क्या कहलाएगा, लेनदार। तो इसकी परिभाषा होगी, व्यापारी जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदता है या जिन व्यक्तियों को भुगतान करता है, जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा फिर उन व्यक्तियों को व्यक्ति क्या करेगा, बाद में भुगतान करेगा, तो वो व्यक्ति व्यापारी के लिए क्या कहलाएंगे, लेनदार। नेक्स्ट है आयरन ड्राइंग। आयरन को बोलते हैं ड्राइंग। तो आयरन का मतलब होता है कि व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए, व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए जो माल या वस्तु या कैश निकाला जाता है वो क्या कहलाएगा, आयरन। तो क्या होगा, जैसे अपनी एक दुकान है, अब हमें कपड़े खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो हमने क्या किया, अपनी दुकान से कुछ पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए। जब भी निजी प्रयोग की बात आएगी तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, आयरन ड्राइंग। तो जब व्यापारी के द्वारा अपने निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने व्यापार से जो कुछ भी पैसा या माल निकाला जाएगा उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग या आयरन। नेक्स्ट है बट्टा। बट्टा या डिस्काउंट। डिस्काउंट तो जैसे सब लोग जानते हैं, तो डिस्काउंट की क्या परिभाषा होगी कि व्यापारी के द्वारा प्राप्त राशि में, व्यापारी के द्वारा प्राप्त राशि में जो कमी कर दी जाती है वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। जैसे व्यापारी ने किसी को 100 रुपये का माल बेचा, अपन ने एक किताब किसी व्यक्ति को, कस्टमर को दी, उसकी प्राइस है 100 रुपये। जब वो कस्टमर पैसा देने लगा तो हमने कहा एक काम कीजिए, आप 80 रुपये दीजिए हमें, तो 20 रुपये की क्या कर दी, व्यापारी ने कमी कर दी। तो व्यापारी के द्वारा प्राप्त राशि में जो कमी की जाती है वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। अगली है
डूबत ऋण, बैड डेप्ट, डूबत ऋण, बैड डेप्ट। तो डूबत ऋण, जैसा कि नाम से अपन को समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, डूबत ऋण। जैसे नाम से उसके पता चल रहा है क्या है, डूबत ऋण, मतलब ऐसा पैसा जो अपना डूब गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, बैड डेप्ट। तो डूबत ऋण क्या है कि व्यापारी के द्वारा जब किसी को उधार माल बेचा गया, व्यापारी के द्वारा जब किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है तो उस माल की संपूर्ण रकम में से कुछ रकम तो प्राप्त हो जाती है, परंतु उसकी कुछ रकम प्राप्त नहीं होती है, और जो कि भविष्य में मिलने की आशा भी नहीं होती है व्यापारी को। तो ऐसा पैसा क्या कहलाता है, डूबत ऋण। और डूबत ऋण क्या होगा, अपने लिए हानि है, क्योंकि पैसा अपना डूब गया। ये क्या कहलाएगा, डूबत ऋण। मतलब कुछ पैसा तो मिल गया, 10,000 का माल बेचा, उसमें से 4,000 तो मिल गए, पर 6,000 हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, वो पैसा डूब गया। तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेप्ट, और हिंदी में डूबत ऋण। परिभाषा है, नेक्स्ट परिभाषा है कमीशन। कमीशन, तो कमीशन क्या है, व्यापारी के द्वारा एजेंट को कार्य के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है। जैसे हमने अपने बिजनेस में एक एजेंट लगाया, जैसे हमने अपने बिजनेस के प्रचार के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, वो व्यक्ति क्या करेगा, हमारी सेल को बढ़ाएगा, हमारी सेल से बढ़ाएगा। जब वो सेल से बढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे, व्यापारी क्या करेगा, उसको उस कार्य के बदले में जो प्रतिफल देगा वो क्या कहलाएगा, कमीशन। लास्ट परिभाषा है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अकाउंट की जानने वाली, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं पर जो कि ज़्यादा मोस्ट थी अपन वो अभी देख रहे हैं, बेसिक। तो लास्ट है स्कंध। स्कंध, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक। स्कंध या स्टॉक, ये क्या है, तो स्टॉक है जो माल बिना बिका हुआ रह जाए, जो माल बिना बिका हुआ रह जाए वो क्या कहलाता है, स्टॉक। जो माल बिना बिका हुआ रह जाए वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। अब पर स्टॉक भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। एक होगा अंतिम स्टॉक, यहाँ इंग्लिश वर्ड इनके देखते जाना है जो क्योंकि नया सब्जेक्ट है। तो अंतिम स्कंध, और दूसरा होगा प्रारंभिक स्कंध। तो अंतिम स्कंध को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और प्रारंभिक स्कंध को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब अंतिम स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो साल के अंत में जब अपने बिजनेस का, हर साल अपन बिजनेस में देखते हैं प्रॉफिट हो रहा होगा लॉस, तो हम जब देखेंगे साल के अंत में जो माल बिना बिका हुआ रह गया वो क्या कहलाएगा, अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। और प्रारंभिक स्टॉक क्या कहलाएगा, जो माल साल के अंत में बिना बिका हुआ रह गया था वो अगले साल पहली तारीख को क्या बन जाएगा, प्रारंभिक स्टॉक। सिंपल सी परिभाषा है। तो स्कंध क्या है, जो माल बिना बिका हुआ व्यापारी के पास रह जाए वो सब क्या कहलाएगा, स्टॉक। अब स्टॉक भी 2 प्रकार के हैं, एक अंतिम स्टॉक है, एक प्रारंभिक स्टॉक है। तो अंतिम स्टॉक क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो माल साल के अंत में बिना बिका हुआ रह गया था वो क्या कहलाएगा, अंतिम स्टॉक। और जो अंतिम स्टॉक है वही वर्ष की पहली तारीख को क्या बन जाता है, प्रारंभिक स्टॉक। तो आशा करता हूँ कि ये सब परिभाषाएं जो कि बेसिक हैं अकाउंट की, बही खाता की जो बेसिक परिभाषाएं हैं वो मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि जनरल एंट्रियों को कैसे बनाएंगे, खाते कितने होते हैं, कौन से खाते में क्या नियम है, ये सब अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।